दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक एडम। तो कहानी की शुरुआत में हमें 2600 बीसी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम एक खानदाक नाम की जगह को देखते हैं। ये जगह पहले तो आजाद हुआ करती थी, पर अब एक जालिम राजा ने इस पर हमला करके इसे हथिया लिया है और अब वो राजा इस जगह के लोगों से मजदूरों की तरह काम भी कराता है, क्योंकि उसे एक तरह के क्रिस्टल एटर्नियम को हासिल करना था, जिससे वो काली शक्तियों के जरिए एक ताज बनवाना चाहता है, जिस ताज से वो अमर भी हो सकता है। फिर हम एक मजदूर को देखते हैं जिसे खुदाई के दौरान वो एटर्नियम नाम का क्रिस्टल मिल जाता है, जिसे पाकर फाइनली वो किंग उस ताज को बना लेता है। फिर हम उन्हीं मजदूरों में से एक लड़के को देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के अत्याचारों से परेशान होकर बगावत कर देता है, पर वो राजा जानता था कि ये चिंगारी एक बड़ी आग बन सकती है, इसलिए वो उस लड़के को जान से मारने का आदेश दे देता है। उसके सैनिक उस लड़के को मारने ही वाले थे, तभी वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 7 जादूगरों ने उस लड़के को अपने पास बुलाया है और वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो एकदम निडर हो। फिर वो उसे एक शब्द शिज़ैम कहने को बोलते हैं, जिसे बोलते ही उस लड़के में बहुत सी पावर्स आ जाती हैं। फिर वो उस जालिम राजा के पास जाता है, पर अब तक वो भी उस ताज को पहन चुका था। फिर वो दोनों ही अपनी शक्तियों का यूज करते हैं और उनकी शक्तियों से वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में वो राजा तो मारा गया था, पर इसके बाद से उस सुपर हीरो को कभी किसी ने नहीं देखा। फिर हमें 5000 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ उसी शहर खानदाक पर अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इंटरगैंग का कब्जा है, जो कि इस जगह को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं और इनका असली मकसद सबाक के ताज को ढूंढना है, जिसे उन जादूगरों ने 5000 साल पहले इसी शहर की गुफाओं में कहीं छिपा दिया था। फिर हम इसी शहर की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। एड्रियाना को पुरानी चीजों का काफी शौक था और वो नहीं चाहती थी कि इंटरगैंग के हाथ वो ताज लगे, इसलिए वो अपनी कैलकुलेशन लगाकर एक गुफा में जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे वो ताज भी मिल जाता है। पर उसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल था, वो इंटरगैंग से मिला होता है और वो अपने साथ आए एक दूसरे साथी समीर को भी पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मार देता है। फिर जैसे ही एड्रियाना उस ताज को हासिल करती है, तभी वहाँ इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं और वो उसके भाई के सर पर बंदूक रखकर उससे ताज उनके हवाले करने को कहते हैं। फिर एड्रियाना को ना चाहते हुए भी वो ताज उन्हें देना पड़ता है, जिसके बाद वो लोग एड्रियाना से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तभी एड्रियाना को वो जगह दिखती है जहाँ पर खानदाक के उस सुपर हीरो का मकबरा था। फिर एड्रियाना वहाँ लिखे कुछ मंत्रों को पढ़ने लगती है और जैसे ही वो शिज़ैम बोलती है, वैसे ही वो सुपर हीरो डेथ एडम जाग जाता है और फिर वो इंटरगैंग के सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। पर वो एड्रियाना को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसी ने उसे जगाया होता है। फिर वहाँ इंटरगैंग के कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जो कि डेथ एडम पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। फिर डेथ एडम उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। इतने में ही इंटरगैंग का एक आदमी उसकी तरफ एक रॉकेट लॉन्च करता है, जिसमें उस पावरफुल क्रिस्टल एटर्नियम की ताकत होती है, जिसे डेथ एडम बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। पर जब वो ब्लास्ट होता है तो उससे ब्लैक एडम के शरीर पर एक घाव बन जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी है, जिससे उसे मारा भी जा सकता है। फिर एड्रियाना उसे अपने घर ले आती है और जब वो उठता है तो एड्रियाना का बेटा उसे उसका इतिहास बताते हुए कहता है कि उनका देश खानदाक आज भी आजाद नहीं है और वो हमारे लिए एक मसीहा है, जो कि इंटरगैंग को हराकर हमारे देश को आजाद करा सकता है। जिस पर ब्लैक एडम उसे कहता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है और अब ये मेरा घर नहीं है। और ये कहते ही ब्लैक एडम वहाँ से बाहर आ जाता है और 5000 साल पहले बने अपने स्टैचू को देखने लगता है। फिर हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं, जो कि द जस्टिस सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, जिसका काम दुनिया को तबाही से बचाकर उसमें संतुलन बनाए रखना है। वो उसके सामने खड़े एक सुपर हीरो हॉकमैन से कहती है कि ब्लैक एडम जाग चुका है और वो इस दुनिया के लिए एक खतरा है, क्योंकि वो आते ही काफी तबाही मचा चुका है और मैं नहीं चाहती कि अब वो और भी ज्यादा तबाही मचाए और लोगों को मारे। जिसके बाद 4 सुपर हीरोज की टीम उसे पकड़ने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एड्रियाना के बेटे को इंटरगैंग वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इंटरगैंग के आदमियों से पंगा लिया था और उसे ये लग रहा था कि ब्लैक एडम उसे आकर बचा लेगा, पर ब्लैक एडम वहाँ नहीं आता। इसलिए एड्रियाना वहाँ जाकर अपने बेटे को उनसे बचा लेती है। पर इंटरगैंग वालों को ये पता चल जाता है कि एड्रियाना के पास ही वो ताज है। पर इससे पहले कि वो एड्रियाना को पकड़ते, ब्लैक एडम वहाँ आकर उन्हें धो डालता है। अभी ब्लैक एडम उन्हें धो ही रहा था, पर इतने में वहाँ हॉकमैन की बनाई हुई टीम पहुँच जाती है। फिर ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें ब्लैक एडम अकेले ही उस पूरी टीम पर भारी पड़ रहा था।
था। फिर ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। फिर हॉकमैन एड्रियाना से कहता है कि जिसे तुम हीरो मान रही हो वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और 5000 साल पहले भी उसके गुस्से ने तुम्हारे इस शहर को तबाह कर दिया था। जिस पर एड्रियाना उन्हें ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग आपस में मिलकर बात कर सकें। फिर हम इस्माइल को देखते हैं जो कि इंटरगैंग के साथ मिला हुआ था और वो उस ताज को हासिल करना चाहता था। इस्माइल को एड्रियाना के घर तो वो ताज नहीं मिलता, जिसके बाद एड्रियाना का बेटा उसे फोन करके बताता है कि इस्माइल हमारे घर में इंटरगैंग के लोगों के साथ उस ताज को ढूंढ रहा है और मैं भी घर में ही एक जगह पर छुपा हुआ हूँ। जिसके बाद इस्माइल एड्रियाना के बेटे को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर एड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी से उसके बेटे को बचाने के लिए मदद मांगती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर एड्रियाना के बेटे को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हॉकमैन इंटरगैंग के 2 लोगों को पकड़ लेता है जो कि उन्हें बताते हैं कि इस्माइल एड्रियाना के बेटे को लेकर इंटरगैंग के एक खुफिया अड्डे पर गया है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये लोग उस खुफिया जगह पर पहुंचते हैं तो इस्माइल ने वहाँ उसी पावरफुल क्रिस्टल एटेंडियम की एक शील्ड बना रखी थी जो कि बहुत ही पावरफुल थी, यहाँ तक कि ब्लैक एडम भी उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। फिर इस्माइल यहाँ एक बहुत ही बड़ा राज बताता है कि वो ही इस इंटरगैंग का लीडर है और वो उस राजा एक्टोन का वंशज भी है जिसे कि ब्लैक एडम ने 5000 साल पहले ही खत्म कर दिया था। जिसके बाद इस्माइल एड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पर रखकर उनसे वो ताज मांगता है और एड्रियाना अपने बेटे के लिए इस्माइल को वो ताज दे देती है। फिर वो एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाकर उस शील्ड को खोल देता है और उसके ताज पहनने से पहले ही ब्लैक एडम एड्रियाना के बेटे को बचाकर इस्माइल को पूरी ताकत से एक पंच मारता है जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जिसके बाद ब्लैक एडम हॉकमैन के सामने अपना एक राज खोलता है। वो उससे कहता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बेटा था और जब वो वहाँ से गायब हो गया था तो उस राजा ने अपना गुस्सा हमारे परिवार पर उतारा और उसके सैनिकों ने मेरी ही आंखों के सामने मेरी बीवी को मार डाला और मैं भी लगभग मर ही गया था। तभी मेरा बेटा वहाँ आया जिसके पास बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी जिससे मेरी जान तो बच गई। तभी उन सैनिकों ने मेरे बेटे पर जो कि अब एक आम इंसान था बहुत सारी तीरों से हमला कर दिया जिससे मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरा बेटा मारा गया। जिसके बाद मैं गुस्से से पागल हो गया और सीधे उस राजा के पास गया। जिसके बाद मैंने उस राजा को तो खत्म कर दिया पर उस वक्त मैं इतने गुस्से में था कि मेरी सारी शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रही और मेरे ना चाहते हुए भी ये शहर तबाह हो गया। ये सब देखकर उन जादूगरों ने मुझे एक केव में बंद कर दिया। जिसके बाद एड्रियाना ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। यहाँ पर ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा पछतावा होता है क्योंकि पहले भी उसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही मची थी और अब भी उसकी वजह से ऐसा ही हो रहा है। इसलिए ब्लैक एडम हॉकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। जिसके बाद ब्लैक एडम एक वर्ड सिज़ैम कहता है जिसे कहते ही वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। फिर हॉकमैन और उसकी टीम उसे एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं और वो उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं जिससे कि वो कभी भी सिज़ैम ना बोल सके। इसके बाद ब्लैक एडम को एक स्लीपिंग चेम्बर में डालकर बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि मरने के बाद नर्क में था क्योंकि इस्माइल ये शुरू से ही जानता था कि अगर वो उस ताज को पहनकर मरेगा तो वो सीधे नर्क के शैतानों के पास पहुंच जाएगा जिससे वो उन शैतानों के जरिए उस ताज की असली शक्तियों को हासिल कर सकता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर वो शैतान इस्माइल को बहुत सारी शक्तियाँ दे देते हैं जिसके बाद वो वापस धरती पर आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये बात जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को पता चलती है तो वो इसे रोकने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। पर अब वो इस्माइल नहीं था बल्कि एक डीमन सबाक बन चुका था जिससे वो अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। और ये लोग जल्दी समझ जाते हैं कि इसे ब्लैक एडम के अलावा और कोई भी नहीं हरा सकता है। जिसके बाद जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर डॉक्टर कैंट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम को ये बताते हैं कि इस्माइल सबाक के रूप में लौट आया है और उसे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद डॉक्टर कैंट उसका चेम्बर खोल देते हैं और वो खुद मारे जाते हैं। अब तक ब्लैक एडम अपने चेम्बर से निकल चुका था। फिर वो वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है और पानी के ऊपर आकर शिज़ैम बोलता है जिससे उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो सीधे सबाक के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि सबाक को जस्टिस सोसाइटी का कोई भी सुपर हीरो नहीं रोक पा रहा था। तभी वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है जिसके बाद सबाक और ब्लैक एडम के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जिसके एंड में ब्लैक एडम सबाक के सींग को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है और इसी के साथ सबाक मारा जाता है और यहाँ पर सब कुछ वापस से सही हो जाता है।
और खानदान के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मान लेते हैं। फिर हम उसी फीमेल लीडर को देखते हैं जो कि जस्टिस सोसाइटी की हेड है। वो ब्लैक एडम से कहती है कि अगर तुम मेरी कैद में नहीं रहना चाहते तो ना सही, पर अब खानदान की तुम्हारी जेल है। इस पर ब्लैक एडम उससे कहता है कि मैं किसी का हुक्म नहीं मानता और मैं खुद ही अपनी मर्जी का मालिक हूँ, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। जिस पर वो लीडर उससे कहती है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई रोक नहीं सकता, पर मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि इस दुनिया के है ही नहीं। जिस पर ब्लैक एडम उस स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी, और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस धुएं में से सुपरमैन निकलता है और वो ब्लैक एडम से कहता है, ब्लैक एडम, हमें बात करनी होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।